नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं जीवन मूल्यों की। आखिर कैसे युवा अपने जीवन को बेहतर कर सकता है, कुछ कैसे खास ऐसी बातें हैं जिनको हम उठाते हैं, जिन पर बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर साहब, आपको बहुत स्वागत है IND24 में। जय जय सुनील भाई, आपका भी स्वागत है जी। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब एक लंबे वक्त से डॉक्टर के प्रोफेशन में तो हैं ही, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मोटिवेटर की भी भूमिका निभा रहे हैं। और ना ही मैं अपनी बात करूं, मेरे जैसे हजारों ऐसे युवा हैं जिन्हें मोटिवेट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, यदि ग्रामीण परिवेश की बात करें तो आज हम बात करेंगे ग्रामीण भारत की और युवाओं की। वैसे तो ये माना जाता है सर कि जो हिंदुस्तान की आबादी है वो 70% गांव पे रहती है, लेकिन रोजगार की तलाश में लोग आगे आते हैं, रोजगार की तलाश में शहरों की ओर बढ़ते हैं। कुल मिलाकर 70% आबादी जो कि ग्रामीण परिवेश की थी आज शहरों में मौजूद है। लेकिन सर, इसी प्रकृति की सच्चाई के लिए हम आज इस खास जगह पर मौजूद हैं। कैसे आप देखते हैं, यदि युवाओं की हम बात कर लें, युवाओं का ग्रामीण और जो नए भारत में प्रवेश है, इस अंतर को यदि हम देखें, सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करना चाहेंगे। सुनील भाई, सबसे पहले तो हमारे IND24 के सारे युवाओं को, शहरी हो या ग्रामीण हो, मैं सबको नमन करता हूं। और जो हमारी युवा तरुणाई है, खासकर ग्रामीण भारत की अगर हम बात करते हैं, ये बड़ा संजीदा विषय आज सुनील भाई आपने जो है उठाया है। और वाकई इसको आज के अगर इस युग में देखते हैं तो बहुत प्रासंगिक भी है ये। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण युवा, भारत का ग्रामीण युवा अपने आप को वो कैसे देखता है, अपने फ्यूचर को कैसे देखता है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि भारत देश की आत्मा ही गांव में बसती है। भारत बसता ही गांव में है। हम गांव को मिला के ही भारत का एक परिवेश बनता है। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी के बाद, स्वाधीनता के बाद में जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया जी, और हम तुलना करते गए हम अपने भारत की बाकी दुनिया के जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पाश्चात्य सभ्यता है, तो हमको ना चाहते हुए भी जी हमको उस भौतिकवाद में प्रवेश करना पड़ा। भौतिकवाद में, भौतिक दुनिया में, एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में प्रवेश करना पड़ा, जहाँ पे भारत का विभाजन दो जगह पे हो गया। एक शहरी भारत हो गया जिसको हम अर्बन इंडिया कहते हैं, और एक ग्रामीण भारत है। ये एक प्रकार से एक ऐसा संयोग बोल सकते हैं कि चूंकि वो शहरी भारत था, पूरे देश की इकोनॉमी वो पूरी टिक गई मशीनों पे। मुझे अच्छे से याद है कि अगर हम बात करते हैं लगभग 1700 की बात करते हैं, तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश, इसका लगभग पूरे विश्व की GDP का लगभग 30% जो है वो हमारे भारत अकेला जो है उस GDP को कवर करता था। सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है ये कि पूरे विश्व का। और ये सोने की चिड़िया और अध्यात्म में विश्व गुरु थे हम। वहाँ से अगर हम यात्रा देखते हैं तो ऐसा कुछ तो हुआ कि धीरे धीरे होते होते बाहर के आक्रांताओं ने जो है हमारे शरीर को छिन्न भिन्न किया। ठीक है, पहले मुगल्स आए जिन्होंने जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है हमारी पूरी राष्ट्रीयता को, हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा। और उसके बाद अंग्रेज आए और अपने स्वार्थ के लिए, लूटने के लिए उन्होंने जो है जो हमारे देश की हालत करी है। और उसके बाद जो है भारत हमारा जो दो हिस्सों में बट गया, एक पाश्चात्य हुआ जो आज की डेट में शहरी भारत है जी, और दूसरा हमारा ग्रामीण भारत। लेकिन अगर ओवरऑल अगर प्रोग्रेस देखते हैं तो दो बड़े सशक्त विभाजन हो गए, अर्बन के और रूरल के जी। और इसी परिवेश में जो है धीरे धीरे जो भौतिकवादी की तरफ जब खिसते चले गए तो आज की जो डेट में जो हमारा गांव है वो ग्रामीण उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना शहरी भारत बढ़ा है। इसमें कहीं की दो मत नहीं है।
सिंह, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर ग्रामीण को लेके कही है, ग्रामीण क्षेत्रों को लेके कही है। और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा कि जिस वक्त हम मौजूद हैं जिस जगह पर, वो भी दिखाए, क्योंकि ये इतनी खास जगह है। यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि आखिर जो वाकई में प्रकृति क्या है, सच्चाई क्या है, सुंदरता क्या है, वो नज़र आती है। और सर, आप भी मेरी बात से पूरी तरह से दखल रखते होंगे। जितना भी हम देख रहे हैं, नए भारत की बात कर लें, शहरी क्षेत्रों की बात कर लें, इतनी सुंदरता और इतनी सच्चाई कहीं नज़र नहीं आती है। सुनील, ये बिल्कुल कहना सही है, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं, हमारे युवाओं की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कहीं असंतुलन है कि हमारा जो ग्रामीण युवा है वो अपनी रोजगार की तलाश में उसका पूरा पूरा रुख जो है वो फिर शहरों की तरफ चला जाता है। इसलिए जो एक बड़ी संख्या में जो पलायन है हमारा जी। वो फिर निकलता है एक शहरी क्षेत्र की तरफ। यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज हम सबके लिए कि जब हम बात करते हैं कि हमारा जो गांव का जो ग्रामीण युवा है वो अपने रोजगार के, अपने उत्थान के अवसर कैसे तलाशे। बिल्कुल। यहाँ पे बैठ के उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में, और हमको अब फिर से एक सिरे से जो है सोचना पड़ेगा कि केवल और केवल खेती और खेती के उन्नत तरीके। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा मैं कि आजकल एक नया शब्द चला हुआ है जिसको हम लोग रूरल टूरिज्म बोलते हैं, विलेज टूरिज्म। शहरों में रहने वाले, शहरों की आपाधापी में अपने जीवन व्यतीत करने वाले, जो केवल और केवल 24 घंटे सीमेंट की कंक्रीट बिल्डिंगों के बीच में और एसी भरे दफ्तरों के बीच में अपनी ज़िंदगी बिताते बिताते या तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं या डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, सारे के सारे भागते हैं प्रकृति की गोद में। और ऐसे में जो है ये एक जो विषय है जिसमें कि ये ग्रामीण टूरिज्म की बात करते हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद में ही गांव पलते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी और शुद्धता भरपूर होती है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या एक ग्रामीण युवा अपने उस गांव में, अपने घर के ही किसी आसपास आंगन में कुछ इस तरह की सुविधा दे सकता है कि कोई शहरी एक मशीनी ज़िंदगी जीने वाला जो है कोई व्यक्ति उस गांव में 2-4-6 दिन कैसे बिता पाए। सुनील, बिल्कुल। तो एक छोटी सी बात बताई मैंने, एक विलेज टूरिज्म की बात बताई। इसी बात को लेके अगर मैं कृषि की बात करता हूँ तो हमारी कृषि जो है, ठीक है, हम जो बोते हैं, धान है, गेहूं है, दालें हो गई, क्या हम अपनी कृषि की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम सर, जैसा कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि वैज्ञानिक खेती की जा रही है, कई ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि आयुर्वेद खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये कितना खास हो जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, खास करके जब कोविड में, सुनील, पूरा का पूरा विश्व जो है कोविड में जो है केवल एक मनुष्य की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए इस पे लगा हुआ है। तो ये हमने देखा भी है, काफ़ी स्टडीज इसमें हो चुकी हैं सुनील, की जो कई ऐसे लोग हैं जिनको कोविड ने प्रभावित नहीं किया, उनकी अगर स्टडी करें तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा कि यस, जो शरीर की इम्यूनिटी है इसका सीधा संबंध है जीवन के प्राकृतिक साइकिल के साथ में, कैसे हम इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। और वहाँ पे अगर बात करते हैं तो शुद्धता के साथ में जो जड़ी बूटियाँ हैं, आज अगर हम हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रामीण युवा थोड़े से धैर्य के साथ अगर वो गाँव में रुकता है, और अब तो धीरे धीरे जो है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये बहुत आसानी से उनके द्वार पे चल के आ रही हैं। जी। केंद्र की ऐसी कई योजनाएं हैं जब ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, बिल्कुल, आपको जो चाहिए आपके घर आके आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्रीकल्चर को लेके चीज़ें चल रही हैं। तो अगर 2-4 युवा अगर इस तरह की बात ठान लेते हैं, ठीक है, भले ही जो है आपने कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज करा या कोई भी डिग्री लेके एक ग्रुप के साथ बात करते हैं, तो आज जो है हमारा सरकार, हमारे शासन जो है ये उनको इजी 0% पे लोन दिलाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले, 5-6 दिन पहले जो है हमारे स्वरोजगार में मध्य प्रदेश में जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5,26,000 युवाओं को लोन दिया। 5,26,000 रुपये, ये आंकड़े मैंने देखे हैं। तो इस तरह से अगर जो है जो युवा थोड़ा सा अगर प्लान करके करते हैं तो अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो दुग्ध पालन हो, ठीक है, पशुधन को लेके बात करते हैं, या अपने खेत में छोटे से खेत को लेके अगर हम जो है फ्लोरल प्लांट्स लगा लेते हैं, हर्बल प्लांट्स लगाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की सहायता के साथ में हम कोशिश तो करें एक बार। और छोटा सा मैंने आपको एक ग्रामीण विलेज टूरिज्म की बात करी,
लोग बाग पागल हैं। अभी कोविड के बाद में जैसे एक नया शब्दावली चली है जिसको रिवेंज टूरिज्म बोला जाता है जी। ठीक है। रिवेंज टूरिज्म में मनाली में जाके लोग बाग जो है, कोई होटल खाली नहीं था, सड़कों पे घंटों बैठे रहे लोग बाग। तो अभी हमारा देश जो है सबसे युवा देश है, और अगर बात करते हैं जहाँ 60-70% आबादी जो है हमारे गांव में रहती है, और 65% आबादी अगर 35 वर्ष के नीचे है, तो गांव में भी वही हालत है जी। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है, और ये सोच का मुद्दा भी है कि हम किस तरह से हमारे ग्रामीण युवा का पलायन रोकें। जी। शहरों में भीड़ करने से मतलब नहीं है। बिल्कुल। एक गांव का युवा जो है, जिसकी घर में खेती है, 20-25 एकड़ खेती है, वो गांव में वो एक शहर में जाके अपने स्टैंडर्ड से नीचे की कहीं अगर कोई जॉब करता है, कहीं नौकरी करता है, तो उसे एक बार सोचना चाहिए कि मैं अपने गांव में रह के किस तरह से मैं अपने आप को मजबूत करूं और अपने गांव को मजबूत करूं। डॉक्टर साहब, जितने अच्छे तरीके से आपने शब्दों को विश्लेषित किया है, खास तौर पर यदि ग्रामीण परिवेश की हम बात कर लें तो युवाओं को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। लेकिन इसके बावजूद भी एक अपवाद से कह लें, या ये हम कह लें कि आखिर क्यों ग्रामीण परिवेश में इतना कुछ होने के बावजूद भी, कहने का मतलब है कि संभावना यहाँ पर भी अपार है, लेकिन इसके बावजूद भी युवा शहरों की ओर आखिर क्यों पलायन करते हैं? एक तो बहुत बड़ी चीज़ मुझे लगता है सुनील की, जो मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो इस भौतिक वाद की जो अट्रैक्शंस हैं युवाओं में जी, भौतिकवाद के अट्रैक्शन जो है, जैसे 4 दोस्त हैं गांव में, ठीक है, उसमें से एक दोस्त शहर चला जाता है, और शहर में जो है वो छोटा सा बच्चा है, 17-18 साल का बच्चा, उसके जो सपने हैं वो बड़े दूरदर्शी सपने नहीं हैं। वो अपने आप को जो है वो नहीं देख पाता, एक लंबे लॉन्ग टर्म गोल नहीं है उसके। उसको क्या दिखता है कि मोटरसाइकिल है नीचे, एक शहरी चकाचौंध है, और आज का जो एक क्लब कल्चर जो शुरू हुआ है आज की डेट में, अगर हम शहरी किसी भी शहर में देखते हैं तो शाम के समय ऐसे कुछ क्लब है जहाँ पे युवक युवतियाँ जो है बैठ के जो है शाम के समय व्यतीत करते हैं। ये एक बड़ा सतही अट्रैक्शन है सुनील, ठीक है। बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता उसमें, तो और वो गांव में ये सब चीज़ें मिलती नहीं। जबकि देखा जाए तो जो ग्रामीण संस्कार हैं आज भी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से जो है हमारे परिवार जो है गांव में जी, एक साथ रहते हैं, दादा दादी भी मिलेंगे, पिताजी भी मिलेंगे, पिताजी के 2 भाई भी है, वो एक जो कुटुंब का जो कल्चर है, जो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है हमारे भारतीय परिवारों के लिए, वो कहीं ना कहीं कट जाता है शहर में जाके। बिल्कुल, ठीक है। एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे जो वहाँ के जो शहर के जो बच्चे जो डेवलप होते हैं, उनका अगर अपब्रिंगिंग देखें, पालन पोषण, ठीक है, अच्छा स्कूल तो भली मिल गया, लेकिन जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है उसमें बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो खंडित हो जाता है। माता गई हुई है ड्यूटी पे, पिता गए हुए ड्यूटी पे, बच्चे को जो है वो अगर घर में जो है कोई सर्वेंट या कोई मेड जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग करती हैं, तो कहाँ से संस्कार मिलेंगे? बिल्कुल। और वही अगर देखते हैं तो आज भी अगर मैं, चूँकि मेरी पैदाइश गांव की है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव की हुई है, और आज भी अगर मैं होशंगाबाद के परिवेश में गांव में जाके देखता हूं तो इंटरटेनमेंट के जरिए आज भी जो है कई जगह पे भागवत चल रही है जी। मतलब रोज कहीं ना कहीं से बुलावा होता है भागवत का, लेकिन भोपाल में कोई बुलाता नहीं भागवत के लिए। शाम को पार्टियाँ एक अलग तरीके से होती हैं। और बात करते हैं राम सत्ता की, भजनों का कंपटीशन अगर बात करते हैं तो शहर से केवल 30-40 किलोमीटर दूर जो ग्राम है, हमारे संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, इसकी जो धरोहर है वो केवल गांव वाले ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। गांव में टैलेंट भरा हुआ है जी। अनफॉर्चुनेटली कहीं कंपटीशन में आगे जो है वो बच्चा कहीं ना कहीं अटक जाता है, क्योंकि उसको ले दे के यही लगता है कि उसके साथ वाले जो लोग हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, जी, ठीक है, वो ले दे के जो है चाहे वो एक पुलिस में लगेगा या शिक्षा के सर पे जाएगा। बिल्कुल। मैं सर माफ़ी के साथ रुकना चाहूँगा, लेकिन सर इसी आपाधापी में ये माना जा सकता है जो ग्रामीण परिवेश की सुंदरता है वो कहीं पीछे रह जाती है। और मैं कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगा, इस वक्त हम इस जगह पर खड़े हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए, क्योंकि IND24 के भी दर्शक देखना चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश की क्या कुछ खासियत बातें होती हैं। हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर आप प्राकृतिक सुंदरता तो ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर बात कर लें संसाधनों की, तो संसाधनों की आखिर कोई भी कमी नहीं है। संसाधन लगातार तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो चित्र इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यही वो सुंदरता है जिससे शहरी क्षेत्रों के लोग
मिस कर देते हैं, या ये माना जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे पीछे छूट जाते हैं। सर, इसके पहले आपने सामूहिक परिवार और एकल परिवार की बात कही थी। ये माना जा रहा था जैसा कि यदि हम बच्चों की बात करें तो अपब्रिंगिंग की आपने बात की, परिवेश की उनकी बात करी, तो क्या एक ये चीज़ भी मानी जा सकती है कि जो सामूहिक परिवार है वो कहीं पीछे छूट जाते हैं शहरी क्षेत्र में जाने के बाद और उस आपाधापी में ज़िंदगी जीने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने सुनील, कि अगर एक अर्बन पॉपुलेशन को देखते हैं जी। अर्बन पॉपुलेशन का जो उसका जो एक शिखर है ना, अर्बन पॉपुलेशन की बात मैं जहाँ करता हूँ तो हम धीरे से पूर्वी सभ्यता से पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। और पाश्चात्य सभ्यता की पराकाष्ठा क्या है? यूरोप, अमेरिका, यही हुआ ना। जी। ठीक है, हम जैसे अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। केवल हमने अपने जीवन का उद्देश्य जो है केवल एक भौतिक संपन्नता को ही यदि हमने मान लिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल एक भौतिक संपन्नता ही चाहिए, तो ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें सिवाय तनाव के कुछ नहीं है, केवल तनाव। और अल्टीमेटली ये आंकड़े भी बोले जाते हैं, रिसर्च में है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीईओ 45 साल की उम्र में आते थे, बर्नआउट सिंड्रोम हो जाता है उनको, वो ब्लड प्रेशर की शिकायत, वो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। और जब पैसे आने की बात होती है तो ना मीठा खा सकते हैं, ना नमकीन खा सकते हैं, ना कुछ चटपटा खा सकते हैं। ठीक है, अपने इंश्योरेंस लंबा करा लेते हैं कि आगे जाके अगर कहीं दवाई पे खर्चा करना पड़े तो जीवन जो है खंडित हो जाता है, परिपूर्ण जीवन नहीं जीते। वही आप एक गांव में जाके देखिए, मेरे को तो आश्चर्य होता है कि गांव में जब हमारी गाड़ी कभी जाती है तो 7-8 बुजुर्ग 80-80 साल, 70 साल, 80 साल, चेहरे की झुर्रियां हैं लेकिन बीमार नहीं है। बिल्कुल। आज भी जो है वो घंटों खेत में चल फिर सकते हैं और सुकून के साथ बैठ के ताश खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं, बैठ के बातें चल रही हैं उनकी। जी। ठीक है, लेकिन उनका घर में दबदबा उतना बना हुआ आज की डेट में भी। एक जो घर का जो बुजुर्ग है वो पूरे एक अपने परिवार को साधता है। ठीक है, और यही जो बात है, जो दादी है वो आज भी जो है रामायण की चौपाइयाँ उससे शुरुआत होती है। जी। गांव में जो है भागवत होती है, पूरा गांव का गांव देखने आता है, भागवत की कहानियों को अपने जीवन में उतारते हैं। और वो जो अपब्रिंगिंग है युवा की, जी, वो डेफिनेटली उसे एक अच्छा बेहतरीन नागरिक बनाती है। जी। इसके सर साथ ही साथ आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि 80 साल की उम्र भी हो जाती है लोगों की, चेहरे पर झाइयाँ आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारियों का नामो निशान नहीं रहता। तो क्या सर एक कारण ये भी माना जाए कि वातावरण का इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है? मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें सुनील, एक फैक्टर नहीं है इसमें। सबसे बड़ा तो है कि एक मानसिक शांति कितनी है। देखिए, चेहरे शरीर है, शरीर तो एज में जाएगा, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए, विचार बूढ़े नहीं होना चाहिए। तो वो जो बुजुर्ग हैं वो मन से और अपने विचारों से आज भी जो है हमारे भारतीय सनातन संस्कारों के साथ बंधे हुए हैं। उनका जीवन आज भी अगर देखते हैं तो बहुत ही एक बेहतरीन जीवन जीने वाले लोग हैं। मैंने देखा है कि 80-80, 70-70 साल के लोग हैं लेकिन दांत उनके पूरे बराबर हैं। आज भी जो है वो मतलब गन्ने को अगर खाना है, मुझे मालूम है कि आज अगर हमें गन्ना खाना पड़े तो वो चाकू से काट के उसको लेंगे या फिर गन्ने के जूस से अपना मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन देखो, अखरोट शारीरिक रूप से जो है वो जितने स्ट्रांग है, मानसिक रूप से भी उतने ही स्ट्रांग है। और जहाँ तक बात है, अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो शुद्धता, ठीक है, और तनाव तो बिल्कुल भी नहीं है जीवन में। अगर जो है वो साधारण किसान भी हैं, जी, ठीक है, किसानी की अपनी अलग चुनौतियां ज़रूर हैं जी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो है एक मध्यम वर्गीय अगर किसान जो है वो अपने आप में संपूर्ण रूप से संतुष्ट किसान है जी। लेकिन सवाल केवल ये उठता है कि हाँ, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चीज़ें कमी हो जाती है हमारी, की जो टेक्नोलॉजी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा सा चूकते हैं, डरते हैं शायद। सर, इसके पहले विचारों की भी आपने बात कही और जिस तरह से आपने इस पूरे ही कार्यक्रम में अपनी खास जानकारी दी है, खास बातें बताई हैं। चूँकि कार्यक्रम की सर ये अंतिम बेला चल रही है, इसलिए मैं समझना चाहूँगा, विचारों की हम बात कर लेते हैं तो स्वामी विवेकानंद से कुछ जुड़ी हुई कुछ बातें सर ज़रूर आप साझा करिए, ख़ासतौर पर ऐसे युवाओं के लिए और ख़ासतौर पर जो ग्रामीण परिवेश में आज भी युवा रह रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहने के बाद आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या बात है, इसमें इतने सुंदर विषय को आपने जो है परिवर्तित किया है सुनील भैया, कि विवेकानंद जी की बात करते हैं तो अभी 12 जनवरी को ही उनका 159
1863 की उनकी जन्मदिन है उनका। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक छोटा सा एक आपको किस्सा बताता हूँ मैं विवेकानंद जी का, कि जब वो स्कूल में गए, उनके स्कूल का नाम था मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट, अपने विद्यासागर जी का था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था। उनके पिताजी क्या बोलते हैं जब वो स्कूल जाते हैं, विश्वनाथ उनके पिता का नाम था जी। वो बोलते हैं श्रद्धा ही परम गति ही, अर्थात कि किसी भी कार्य को अगर आप श्रद्धा के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, वही आपके लिए परम गति का साधन बनता है। द बेस्ट पॉलिसी इज, तो जिस बच्चे को उसके पिता ने ये शिक्षा दी है कि जब आप स्कूल जाओ तो केवल और केवल स्कूल में केवल एक एकेडमिक एजुकेशन ही नहीं चाहिए, आपका शारीरिक जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, उस पर भी आपको काम करने का है। और यही कारण था सुनील की विवेकानंद जी जो है अपने स्कूल में फुटबॉल की टीम में थे, क्रिकेट की टीम में थे, और उनको जो है मतलब बहुत ही मेहनत तरीके से पूरे के पूरे उनके जो टीचर्स हैं विवेकानंद जी को जिस माहौल से इज्जत करते हैं, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विवेकानंद जी की जो बातें हैं, उनकी जो मतलब मुझे बड़ा ये कहते हुए मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि विवेकानंद जी की दादी, उनकी दादी, वो अपनी बहू को जब ये गर्भ धारण करती है, विवेकानंद जी जब दुनिया में नहीं आए थे जी, वो गर्भ में है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कार है, हमको मालूम था कि अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह भेदना घर में ही सीखा था जी। तो उसी सिद्धांत को लेते हुए एक रेगुलर उनकी मदर के सामने मदर रामायण पढ़ती हैं, उनके पिता जो है उनको महाभारत गीता बताते हैं, महाभागवत पढ़ती हैं जी। तो ये 1 घंटे का जो एक पाठ है ये अनिवार्य रूप से होता था। तो कहीं ना कहीं आने वाले बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ता है, ये साइंस भी सिद्ध कर चुकी है। ये भारतीय संस्कार हैं, ये ही उस नरेंद्र को विवेकानंद बनाते हैं। बिल्कुल। हम जो विवेकानंद को जानते हैं सुनील, वो विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस और शिकागो के उनके 1893 के उस भाषण से जानते हैं। लेकिन मैं अगर देखूं तो विवेकानंद बनना ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र नाम था उनका, उस नरेंद्र से विवेकानंद बनना जो है ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जी। सर, नरेंद्र से विवेकानंद बनना की जो एक यात्रा रही है, बेहद कठिन यात्रा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो आज के युवा हैं, जो मैं ख़ास तौर पर ऐसे किशोरों की बात कर लूं जो 15 साल के ऊपर किशोर हैं, और वो आज भी स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, और मैंने खुद ये देखा कई ऐसे युवा हैं जो कि उनके चित्र को सामने रख कर उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या प्रभाव है सर? ये एक उनको योद्धा सन्यासी कहा गया है। जो व्यक्ति 39 साल की उम्र में इतना कुछ कह गया, इतना कुछ सिखा गया युवाओं को, वो अपने आप में एक ईश्वरीय अवतार से कम नहीं है सुनील। अगर उनकी बात करते हैं, एक युवा है 16, 17, 18 साल की उम्र है, अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? क्योंकि मुझे खोजना है ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की खोज है। ये प्रश्न है उनका कि ईश्वर अगर है, हम बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, मुझे तो देखना, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसने ईश्वर को देखा हो। और इसी विषय को लेके जब उनके कॉलेज के जो W हेस्टी उनके जो प्रिंसिपल हैं, वो वुड्सवर्थ की कविता पढ़ते हैं और उसमें ट्रांस नाम का शब्द आता है, ट्रांस। तो उस संदर्भ में जो है वो प्रिंसिपल जो है वो बोलते हैं कि ट्रांस, इस शब्द के लिए आपको रामकृष्ण परमहंस से जाके मिलो। वो ऐसे योगी हैं, ऐसे संत हैं जो इस ट्रांस का अर्थ बता सकते हैं। और उस पर जो है उनका मन विचलित होता है कि मुझे तो अब रामकृष्ण परमहंस से मिलना है। बिल्कुल। विवेकानंद इतना युवा, वो अपने घर में आके अपने पिताजी से बोलते हैं, तो पिताजी बोलते हैं तुम्हें करना क्या है। उन्होंने तब तक 17-18 साल की उम्र में उन्होंने जो उनका जो अध्ययन था पूरी ग्लोबल साइकोलॉजी पे, फिलॉसफी पे और भारतीय वेदांत, भारतीय वेदों को, उपनिषदों को उन्होंने पढ़ा। क्या सोच सकते हो कि इस युग में एक 18-20 साल का जो बालक है उसका इंटरेस्ट वर्ल्ड फिलॉसफी पे हो, वो कैसे पाश्चात्य और पूर्वीय इन सिद्धांतों को कैसे मिलन करके देखे। जी। वो बोलते हैं पिता से कि मेरा जो शौक है वो मेरा है जो वेस्टर्न लॉजिकल थॉट्स, वेस्टर्न लॉजिक थॉट्स मतलब पाश्चात्य जो थॉट्स हैं उस पर, और हमारी ईस्टर्न एक्सपीरियंस ऑन एलिवेशन ऑफ माइंड। जी।
हम अपने पूर्वीय सिद्धांतों में हम अपने विचारों को उत्कृष्ट करते हैं, कैसे कुंडलिनी जागरण होता है, कैसे एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे मनुष्य से देव से जो है वो अवतार को कैसे प्राप्त होता है जी। तो इसका इतना सुंदर बोध है विवेकानंद जी को। और उसके बाद जो है वो जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो रामकृष्ण जी क्या बोलते हैं उनके ऊपर में कि अरे नरेंद्र तुम कहाँ थे जी। उनका आश्चर्य होता है कि मैं तो कभी गया नहीं, मैं जानता भी नहीं। लेकिन ये होता है एक आध्यात्मिक, एक पहुँचे हुए, एक दिव्य, ऑलरेडी जागृत थी उनकी कुंडली रामकृष्ण परमहंस जी की, और उनको लगता है कि ये मेरा पात्र मिल गया, और वो शक्तिपात भी करते हैं। और वो दिन है जब जो है वो अचानक से क्लैरिटी आती है विवेकानंद जी के जीवन में, और उसके बाद वो प्रश्न नहीं पूछते कभी भी जी कि मुझे जो है, क्योंकि उनको ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन सर एक बहुत खास बात निकलकर सामने आई है और वो है जिज्ञासा, वो है उत्सुकता। जिस तरह से विवेकानंद, जैसा कि आपने बात यहाँ पर कही कि बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, ईश्वर की खोज में लगातार उनका विचार चलता रहता था, तो आज के युवाओं में वो जिज्ञासा, वो खोज आप कहाँ देख रहे हैं? सक्सेसफुल यदि हमें होना है तो सर विचारों को भुनाना आना चाहिए, सोच को भुनाना आना चाहिए। दर्पण होता है ना सुनील जी, दर्पण की जो एक बुनियादी जो करेक्टर है वो है रिफ्लेक्शन का, लेकिन उसके ऊपर धूल जम जाए तो क्षणिक जो है वो दर्पण नहीं रह जाता। ऐसे ही आज जो है युवाओं की सोच पे जो है एक धूमिल, एक प्रदूषित विचारों की परत जम चुकी है। तो एक ऊर्जावान जो युवा तरुणाई प्रायवाची है जिज्ञासा की, कौतूहल। एक बच्चा कैसे होता है, बच्चे को आप कोई खिलौना दे दो, वो खिलौने का डिसेक्शन कर डालता पूरा, उसे जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर क्या है। बिल्कुल। तो ये हर युवा में है, लेकिन आज जो है चूंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारा पालन पोषण ऐसा है, हम एक मृग तृष्णा की तरफ भाग रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमारे जीवन का अक्षय लक्ष्य क्या है, तो इसलिए वो जिज्ञासा भी खत्म हो गई है। लेकिन सर जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इन तमाम विषय पर जो आपने अपनी ये चर्चा की है और जिस तरह से आपने शब्दों को रखा है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि जो IND24 के दर्शक हैं वो भी इन खास बातों को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। थैंक यू। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि आज हमने ग्रामीण परिवेश की बात की है, युवाओं की बात की है और भारत की बात की है। लगातार आत्मनिर्भर भारत की थीम पर हिंदुस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि आखिर कैसे आने वाले वक्त में युवा सफलता को हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के कुछ खास ऐसे विचार हैं जिन्हें हमें आत्मसात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। माना जा सकता है कि यदि ऐसे विचारों को आप अपने जीवन में ढालेंगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।